नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। रमन सिंह का मतलब है आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ की राजनीति का बदलना, उसका कायाकल्प होना। अजीत जोगी जैसे शातिर और तुर्रम खान नेता का चित रहना। हां, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का ठोस 40% वोट रहा है। कांग्रेस ने बार बार खूब आदिवासी कार्ड चला, लेकिन जब से रमन सिंह मुख्यमंत्री बने हैं, प्रदेश में कांग्रेस उभर ही नहीं पा रही। वजह रमन सिंह का राजनीतिक अंदाज है, उनका सौम्य चेहरा है। क्या तो कांग्रेस, क्या नक्सल, क्या संघ और क्या भाजपा, सब रमन सिंह के आगे या तो पस्त है या उनके मुरीद। इस चुनाव में भी 11 सीटों की कमान रमन सिंह के पास है। अपना मानना है कि यह चुनाव भी उनकी उपलब्धि होगी। आज उनसे बातचीत है और मेरा पहला सवाल बार बार के उनके चुनावी अनुभवों पर है। रमन सिंह जी, आपकी कमान में भाजपा छत्तीसगढ़ में ये छठा चुनाव लड़ रही है। 3 विधानसभा पहले हो चुके और तीसरा ये लोकसभा चुनाव है। और मोटे तौर पर भाजपा हाईकमान दिल्ली में ये माना जाता है कि चुनाव के नतीजे या आपके ऊपर एक तरह से पूरा भरोसा है। लेकिन आपके खुद के अनुभव के हिसाब से पिछले 6 चुनावों की तुलना में इस चुनाव में किस तरह के बुनियादी फर्क जनता के मूड में, माहौल में किस तरह का महसूस करते हैं? देखिए, लोकसभा का चुनाव और उसके पहले विधानसभा का चुनाव हुआ और आपने कहा कि 6 चुनाव में 3 विधानसभा के और 3 लोकसभा चुनाव। ये छठवां चुनाव सबसे अलग है। अलग मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि लोकसभा की दृष्टि से हम विधानसभा के यदि वोटों को देखें, हम 49 सीट में थे, कांग्रेस 39, वोटों का प्रतिशत कम था। मगर तीनों चुनाव को यदि एनालिसिस करेंगे, विधानसभा और लोकसभा के राष्ट्रीय मुद्दों में जब चुनाव होता है और जब स्थानीय मुद्दों में कोई एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं तीसरी बार चुनाव लड़ने का असर हुआ, तो आप देखेंगे कि वोट का परसेंट बढ़ता जाता है। 1%, 9.9% का फ़र्क है। अब ये लोकसभा आती आती ये 5 से 6% कम से कम फ़र्क भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रहेगा। और हम विधानसभाओं के दृष्टि से कैलकुलेट करें तीनों चुनाव में, तो लगेगा कि 6 सीट हम जीतेंगे, 5 वो जीतेंगे, 7 वो जीतेंगे, 4 हम जीतेंगे। मगर जब पोलराइजेशन होता है वोटों का, यानी एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि महासमुंद में 8 में 7 विधानसभा में हार गए थे पिछली बार। लोकसभा के इलेक्शन आया तो हम 8 में 7 में विधानसभा में जीते और लोकसभा में जीत के आई। तो एक प्रकार से लोकसभा का मैंडेट जो होता है, लोकसभा में जो के चुनाव होता है, वो राष्ट्रीय मुद्दों पे होता है और राष्ट्रीय मुद्दों में वोटों का डिवीजन इतना नहीं होता जितना विधानसभा में होता है। 6 अच्छे कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं। जी, उस नाते आपके अनुसार जो ये पिछले लोकसभा में भी ऐसा ही हुआ था, इस बार भी होगा, या इस लोकसभा में लोगों के मुद्दे, जो राष्ट्रीय मुद्दे, ज्यादा हावी नजर आ रहे हैं या कुछ ज्यादा हवा के कुछ ज्यादा तथ्य आपको नजर आ रहे हैं? इस बार गुंजाइश बड़ी दिख रही है, अंतर काफी बड़ा रहेगा। और लोकसभा में मैंने करीब 11 लोकसभा में वहाँ के सम्मेलन में गया, वहाँ के रैली जो उन्होंने नामांकन किया उसमें गया, तो मुझे अनुभव आ रहा है कि इस बार का जो माहौल बना है, जो अवसर बना है, अटल जी के नाम से जैसे लोग खड़े होते थे, इस बार कहीं न कहीं राष्ट्रीय मुद्दे में मनमोहन सिंह जी को बदलना है, कांग्रेस को हटाना है। और एक बड़ा नाम जो सामने आया है, जिसपे लोग विश्वास कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, तो वो नरेंद्र मोदी के नाम से भी एक बड़ा पोलराइजेशन। मैं 2 चीज़ कहता हूँ, नरेंद्र मोदी का नाम और डॉक्टर मन का काम छत्तीसगढ़ में, ये 2 फैक्टर मिला के 1 और 1, 1 और 1 मिला के 11 हो रहा है। ये मैं फिर कह रहा हूं कि आप ये जो पिछले 6 चुनाव, ये छठा चुनाव आपका एक तरह से लोकसभा का ये है, इन 6 में आपके मुख्य प्रतिद्वंदी अगर छत्तीसगढ़ की राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो अजीत जोगी लगातार आपसे मुकाबले में रहे और आपने 6 बार इस चुनाव में भी ये माना जा रहा है कि उनकी सीट पे मुकाबला वो जीतने की, मतलब एक ये कि उनकी बढ़त सी महसूस हो रही है। दूसरी सीटों पे भी, कांग्रेस की सीटों पे अजीत जोगी के असर के कारण नतीजे हार जीत वाले हो सकते हैं। अजीत जोगी को लगातार आपके साथ प्रतिद्वंदा में या प्रतिस्पर्धा में है, फिर भी अजीत जोगी कुल मिला के आपके मुकाबले में लगातार पिछड़े रहे, इसकी राजनीतिक वजह किया, जबकि उनका माइक्रो और मैक्रो लेवल का प्रबंध बहुत मजबूत माना जाता है। उनकी राजनीति का तरीका अलग है और उस राजनीति की तरीका को 3 साल छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा। जब मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्होंने सरकार चलाई, 3 साल का उनको अवसर मिला और उस 3 साल के सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता आज भी भूली नहीं है।
तो वो मन में है कि एक बार यदि ये सरकार में आते हैं तो फिर वही स्थिति आएगी जो 2000 से 2003 की स्थिति थी। उससे छत्तीसगढ़ की जनता मुक्त नहीं हुई है। तो एक फैक्टर तो रहता है कि मगर कांग्रेस के भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो गिरावट आई है, तीसरी बार सरकार बनाने में कार्यकर्ताओं की भूमिका रही। नए वोट बैंक हमने तैयार किए। बस्तर में हम पीछे रहे, सरगुजा में पीछे रहे, और मैदान में हमने बड़ी सीट जीती। नहीं, मेरा ये कहना है कि जो यूथ मतदाता जो छत्तीसगढ़ में भी बड़ी तादाद में नया है, उनको कन्विंस करने के लिए आपने अपने स्तर पर, पार्टी के स्तर पर क्या कुछ हुआ लगता है? युवा हमसे जुड़े, उसके लिए बहुत सारी कार्य योजना बनाई। यूथ को प्रोजेक्ट करके जो छत्तीसगढ़ में हायर एजुकेशन की और स्थिति थी, कॉलेज की स्थिति थी, उसमें करीब हमारा जब 2000 में स्टार्ट किया तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो हमारा 3% था, अब 20% हो गया। 270 हमारे पास कॉलेज और इंस्टीट्यूट थे, आज बढ़ के 700 हो गए। नए इंस्टीट्यूट आए, नए मेडिकल कॉलेज आए, इंजीनियरिंग कॉलेज आए, प्राइवेट सेक्टर में आए, और जॉब के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी हमने जोड़ा, जॉब के साथ यूथ को भी जोड़ा। और एक बेहतर हुआ कि लाइवलीहुड कॉलेज, स्किल अपग्रेडेशन 27 हमारे जिलों में हमने उसकी स्टार्ट की। दंतेवाड़ा से शुरू किया और रोजगार मेले लगा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिले। यूथ के लिए कुछ नए प्रोग्राम बनाए। भारत दर्शन युवा अब पूरा देश घूमता है, उनको लगता है कि सरकार उनके लिए योजना बना रही है। यूथ के एम्प्लॉयमेंट के लिए बेहतर व्यवस्था हुई। नहीं रमन सिंह जी, मेरा इसलिए ये सवाल था यूथ को लेकर कि राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने युवा वोटों पर बहुत असर दिया, और राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ को में काफ़ी जोर भी दिया, और अजीत जोगी और ये सब यूथ को लेकर छत्तीसगढ़ में बहुत उम्मीदें करते हैं। ये उसको काउंटर करने के लिए राजनीतिक तौर पर कुछ किसी तरह के और फार्मूले आपने दिए हैं क्या? यूथ हमसे जुड़ा है, और वो चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, उनके लिए जो कार्य योजना बनाई है, उस कार्य योजना में शहर के और ग्रामीण क्षेत्र के युवकों के लिए एम्प्लॉयमेंट के साथ किया, युवा मोर्चा को एक्टिवेट किया, और लगातार यूथ के बीच जाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए। उनके बीच क्रिकेट को लेकर जा रहे हैं, उनके बीच स्पोर्ट्स को ले जा रहे हैं, कल्चर एक्टिविटी में उनको जोड़ रहे हैं। तो ये लगातार उनसे संपर्क का तरीका रहा, और वो उसका असर छत्तीसगढ़ में दिखा। रमन सिंह जी, आपकी बातों का, आपके जवाब में एक तरह से बहुत सौम्यता है, बहुत एक पॉजिटिवनेस है, और मैं अजीत जोगी जी को भी पिछले 30 वर्षों से जानता हूं, मध्य प्रदेश के समय से। आप आखिर इस सौम्यता के बूते अजीत जोगी जैसे या कांग्रेस की इस राजनीति को कैसे काउंटर कर पा रहे हैं? आपकी इस सफलता का मतलब क्या है, कैसे हो रहा है? इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ को जानने की जरूरत होगी। मतलब आप छत्तीसगढ़ के टेम्परामेंट के हिसाब से ज्यादा सटीक बैठते हैं? छत्तीसगढ़ के आम आदमी, छत्तीसगढ़िया जिसको हम कहते हैं, वो स्वभाव से बहुत ज़्यादा मुखर नहीं होता, बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं बोलता, बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं होता, बहुत ज़्यादा अपनी नाराजगी व्यक्त नहीं करता, और हर चीज़ शिष्टता से करता है। छत्तीसगढ़ में यदि इसके विपरीत जो बिहेव करता है तो आम आदमी उसको रिजेक्ट करता है। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ ने यदि डॉक्टर रमन को इस 10, 12, 15 साल में आगे बढ़ाया है, तो एक विषय है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को लगता है कि वो उनसे मिलता जुलता कोई चेहरा है। नहीं, पर छत्तीसगढ़ में ये भी कि आदिवासी आबादी बहुत ज़्यादा है। अजीत जोगी ने आदिवासी कार्ड बहुत खेला हुआ है, उनकी अस्मिता का सवाल उठाया, उसके बावजूद उसको कैसे काउंटर करा? आदिवासियों के बीच में भरोसा जीतना उनके लिए डेवलपमेंट के काम, उनके लिए पट्टों का काम, उनके लिए तेंदुपत्ता का बोनस देने के काम, उस एरिया में सड़कों का जाल बिछाने का काम, और सबसे बड़ा जो कोदो कुटकी खाते थे, खाने की व्यवस्था नहीं थी, उनके पास दोनों टाइम के लिए साधन नहीं थे, उनके लिए यदि 65 लाख परिवारों को चावल की योजना शुरू हुई, नमक देना शुरू हुआ, चना देना शुरू हुआ, तो उनको लगता है कि सिर्फ हमारे व्यापार से जुड़े नहीं हैं, हमारे काम से नहीं जुड़े हैं, कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में उनके रहने की व्यवस्था उनके लिए। और इस बार हम लोगों ने बस्तर और सरगुजा में जो पोटा केबिन 500 सीट का किया, करीब 60-70, तो एजुकेशन का एक नया हब बनाने की तैयारी की। अब ड्राइवर को लगता है कि बिजली उसके यहाँ पहुँच रहा है, सड़क उसके यहाँ पहुँच रहा है, राशन की व्यवस्था उनके लिए हमने बेहतर कर दिया। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की टोटल व्यवस्था, हम तेंदुपत्ता में 300 करोड़ से ज़्यादा का बोनस देते हैं। ये सारे कामों में पट्टे से लेकर ये ट्रैवल मन में बसा हुआ है कि डॉक्टर रमन ने काम किया। उस नाते आप जब चुनाव में उतरते हैं, या जो 6 चुनाव लड़े, आपका हमेशा भरोसा रहा, इस चुनाव में भी भरोसा है कि जो आपने काम किया या जो कनेक्टिविटी है वो अंततः आप मतपेटियों से भी निकलेगा वो मामला? पूरा उम्मीद करते हैं, बस्तर में भी, कांकेर में भी, सरगुजा में भी, और छत्तीसगढ़ के सभी सीटों में। ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ सभी जगह है, उनका तो सपोर्ट मिलेगा।
मगर उस क्षेत्र में भी अन्य जो लोग रहते हैं उनका भी समर्थन मिलेगा। और इस बार आप देखिए कि विधानसभा में कुछ हम पीछे रहे जरूर गए थे, पर इस बार 11 में 11 लोकसभा सीट ऐसी है जिसमें हम जीत के आ रहे हैं। जी रमन सिंह जी, अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत जारी। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह से बात कर रहा हूं। रमन सिंह जात राजनीति नहीं करते, उन्होंने सर्वजन और सर्वमान्य की राजनीति की है और एक आदिवासी प्रदेश में भाजपा को बैठाया। इसलिए अपनी दिलचस्पी का पहलू यह जानना है कि ऐसा क्या है जिससे रमन सिंह का ग्राफ जस का तस है। रमन सिंह जी, दिल्ली के अंदर भाजपा हाईकमान या राष्ट्रीय राजनीति के अंदर पूरे तौर पर एक इंप्रेशन ये कि आपका मामला बहुत पुख्ता है, आपके ऊपर भरोसा है, एक तरह से 11 सीटें पूरी तरह आपके सुपुर्द छोड़ी हुई है, कोई ज्यादा फोकस नहीं है। ये भरोसा आपने, मतलब आपके नतीजे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली की राजनीति से दूर रहते हुए भी ये भरोसा, ये सक्सेस आखिर कैसे हुई है? देखिए, दिल्ली का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो छत्तीसगढ़ में लगातार उनके प्रवास होते रहे। अडवाणी जी आते हैं, राजनाथ सिंह जी आते हैं, नरेंद्र मोदी जी आते हैं। छत्तीसगढ़ के हालात को देखा है, संगठन को देखा है, काम करने के तरीका देखा है। मैं कहूँगा हिंदुस्तान में जो ऑर्गेनाइजेशन की, संगठन की जो क्षमता है छत्तीसगढ़ की, वो अपने आप में अनूठी है और बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता पूरी तरीके से काम करता है। और कहीं दूसरी जगह कुछ अनुशासनहीनता की बात हो जाएगी, यहाँ थोड़ा बहुत कुछ होगा तो समझाई सीधी हो जाएगी तो मानने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ का ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेहतर काम करता है। राष्ट्रीय नेतृत्व को मालूम है कि हम लोगों के तालमेल भी बेहतर है, सत्ता और संगठन का एक बेहतर बैलेंस छत्तीसगढ़ में है। कहीं टकराव सीट को लेकर नहीं होता, कहीं टकराव इलेक्शन कैंपेनिंग को लेकर नहीं होता। तो भरोसा उन्होंने 10 साल 12 साल काम देखा है, तो उनको लगता है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी बेहतर। नहीं, उस नाते संघ के लोग जो प्रचारक है या जो संगठन मंत्री वहां से आए हुए हैं या जो पूरा सत्ता का नीचे का अलग संगठन है और सरकार, इसके बीच में पूरा कोऑर्डिनेशन ये आपकी पहल पे होता है या सब लोगों का मिजाज एक सा बन गया इस कारण ये सब हो रहा है? नहीं, लगातार संगठन में मैं प्रदेश अध्यक्ष था, प्रदेश में मंत्री था, संगठन में काम किया और लगातार छत्तीसगढ़ को मैंने घूमा है, देखा है। तो सिर्फ राष्ट्र प्रदेश स्तर में अनुसांगिक संगठनों के साथ, जिलाध्यक्ष के साथ, मंडल स्तर के साथ, कई बार लगता है कि वो प्रदेश अध्यक्ष मेरे अंदर हमेशा रहता है और संगठन की प्राथमिकता, मतलब संगठन के स्तर के हिसाब से उसकी आवश्यकता के अनुसार सरकार भी आप चलाने की फोकस उस पर एजेंडे पे किए हुए हैं। उनकी प्राथमिकता रहती है कि हम किस क्षेत्र में क्या काम करें, कौन सी उनकी प्राथमिकता हो। सिर्फ विधायक ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को भी साथ लेके चलना पड़ता जी। उस नाते एक ये फिर अलग बुनियादी सवाल ये उठता है कि जैसे दूसरी जगह कई संगठनों में, मतलब अब नरेंद्र मोदी, अपने शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, इन सब से आप, क्योंकि इनका दिल्ली के अंदर भी एक दखल या रोल रहता है, आपका नहीं रहता, आप दिल्ली से इतना दूर क्यों रहते हैं? दिल्ली से मैं दूर नहीं हूँ। और एक तरह से इमेज और ब्रांड के नाते भी कि बनाने की आपकी ये सब कुछ होते हुए भी राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड बनाने की, इमेज बनाने की कोशिश नजर नहीं आती, क्यों? मुझे तो लगता है कि मेहनत करे जाओ, काम किए जाओ और जो काम का रिजल्ट जब आता है तो लोगों को भी लगता है कि कुछ बेहतर हम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर में कुछ प्रोजेक्ट हमने जो लिए उसका एक चर्चा हुई, रेलवे कॉरिडोर का निर्माण हमने किया, नया रायपुर का निर्माण हमने किया। और खराब परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों को आप देश के दूसरे राज्यों से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि नक्सल समस्या से लगातार जूझने के बाद भी उस ऑर्गेनाइजेशन को उस जगह में खड़ा रखना आसान नहीं होता। जहाँ तक सवाल दिल्ली की मेरी महत्वाकांक्षा कि दिल्ली में जाऊँ ना जाऊँ, सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ की जो आज परिस्थितियाँ हैं, 10 साल में जो छत्तीसगढ़ का निर्माण हमने किया, मुझे लगता है अभी वक्त है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय छत्तीसगढ़ में रह के इस राज्य को, चूँकि इसका निर्माण ही 2000 में हुआ है, और 5 साल बेहतर करने की आवश्यकता है। बाद में संगठन चाहेगा जैसा उपयोग मेरा करना, मैं तो संगठन से जुड़ा व्यक्ति हूँ। जी नहीं, उसमें आपने जो नक्सल वाला कहा, एक हिसाब से पूरे देश के अंदर छत्तीसगढ़ की पहचान इस नाते की नक्सल समस्या को लेकर ज्यादा है, पर आपके अनुसार बस्तर हो या पूरा जो इलाका है उसमें भाजपा और संघ का संगठन वहां अभी भी मौजूद है और वो मेहनत कर रहा है अपनी जगह से, या वो संगठन अप्रासंगिक है और वह नक्सल के सुपुर्द सब कुछ हुआ पड़ा है राजनीतिक तौर पर? नहीं, आपने 2 प्रश्न कहा कि उस एरिया में जो बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर के कुछ क्षेत्र हैं जहां हमारे कार्यकर्ता नहीं जा पाते, मगर बाकी क्षेत्रों में बूथ में हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। मैं भी बस्तर के दूरस्थ अंचल में रहा, दंतेवाड़ा में रहा, बीजापुर के कुछ अंदरूनी इलाके में गया। तो घूमने में, जाने में, संपर्क में कभी नहीं, कार्यकर्ता निकल के आता भी है, जिला पंचायत में, जनपद में, पंच, सरपंच।
थोड़ा एक भय रहता है, क्योंकि नक्सली उसका विरोध करते हैं। उस भय के बाद भी ऐसा नहीं है कि संगठन काम नहीं करता, संगठन की वजह से ही आज वहाँ पार्टी नीचे स्तर में जिंदा है। पर इस चुनाव के अंदर वहाँ जो नक्सल से सहानुभूति रखने वाली जो आप पार्टी की जो उम्मीदवार बनी है, और वहाँ स्वामी अग्निवेश से लेकर और प्रशांत भूषण सब गए हैं, आपके अनुसार ये जो मामला, ये जो राजनीति ने करवट, क्योंकि आपने जितना फोकस वहाँ किया है आप पार्टी ने, उसके हिसाब से क्या लगता है कि बस्तर के अंदर नक्सल एक राजनीतिक फोर्स के नाते शायद बन जाए? यदि नक्सली खुले राजनीति में आ जाए, किसी के मुखौटा लगा के आ जाए, किसी के बहाने आ जाए, डेमोक्रेसी पे उनका फेथ हो जाए और बुलेट छोड़ के बैलेट पे भरोसा यदि होता है किसी भी माध्यम से, तो ये तो अच्छी बात है। मगर अग्निवेश के कहने से और इनके कहने से, अग्निवेश छत्तीसगढ़ के 2 चुनाव लड़ चुके हैं। राजनांदगांव में मेरे लोकसभा क्षेत्र में उनकी जमानत जब्त हो चुकी है, 2 बार हार चुके हैं। उनके कहने से छत्तीसगढ़ में एक भी वोट नहीं। उस नाते बस्तर की अभी जो चुनाव हो रहा है, उस बस्तर के चुनाव के अंदर आपने कुछ मुलायम उनके प्रति रवैया अपनाया, या उनको बिल्कुल हराने के हिसाब से पार्टी ने रुख अपनाया? नहीं, वो चुनाव के मैदान में लड़ रहे हैं और उनका कोई लोकसभा में ना पहचान है ना अस्तित्व है। लेकिन नक्सल समस्या को लेकर आपका क्या भरोसा है? क्या मतलब कि अगले 4-5 साल को आप जो आपने पिछले 10 साल का आपका अनुभव है, ये समस्या उतार पे आ जाएगी, सामान्य स्थिति तक पहुंचेगी? मुझे पूरा भरोसा है और इस विश्वास को लेकर 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ कि धीरे धीरे लोग थक रहे हैं। बस्तर के अंदर एक परिवर्तन आया है, यूथ अब समझने लगा है, रोजगार से जुड़ने लगा है। अब वो भ्रम उनका खत्म हुआ है और धीरे धीरे 4-5 साल में, जैसे आपने मुझसे प्रश्न किया, निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि हालात सुधरेंगे और बस्तर में शांति और विकास दोनों की संभावना आने वाले 5 साल में बहुत ज्यादा है। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट पर इस बार रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। अभिषेक को बिना विवाद के भाजपा का टिकट रमन सिंह की सौम्य राजनीति का एक करिश्मा है। कह सकते हैं उनकी राजनीति में जो भी हुआ है या हो रहा है वह सब सहजता में है। सो सवाल है, इस सब के लिए रमन सिंह किसे श्रेय देते हैं? वे भाग्यवादी है या कर्मवादी? रमन सिंह जी, राष्ट्रीय राजनीति का जो मूड है और 16 मई के बाद जो कुछ हालात, जो कुछ संभावनाएं नजर आती है, उसमें आप दिल्ली के स्तर पर या जो राष्ट्रीय सरकार की अगर आगे की संभावना बनती तो उसमें किस तरह का रोल देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों का? ये तो तय है कि दिल्ली में एनडीए की सरकार बन रही है, नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाते हमारी भूमिका और छत्तीसगढ़ की भूमिका यह रहेगी कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए और राष्ट्रीय स्तर में जो योजनाएं, जिसको अभी मैंने घोषणा पत्र में देखा, जिस पर हम लोगों की चर्चा भी होती है, उन योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हम कैसे कर पाए हैं, उसको दिशा देने के लिए हमारी उपयोगिता होगी। जैसे पीडीएस सिस्टम को बेहतर हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास 10 साल का अनुभव है, इसका उपयोग हम करेंगे, पार्टी यदि चाहेगी। दूसरा हम उपयोग करेंगे कि रेलवे का एक बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने लिया है, पीपीपी मॉडल पे रेलवे कॉरिडोर हम बना रहे हैं, इसका उपयोग कैसे हो सकता है। नया रायपुर मैंने बनाया, नया रायपुर आज करीब करीब 8,000 हेक्टेयर, मोदी जी ने कहा 100 नए शहर बनाएंगे। बिल्कुल, ये देश के लिए एक लंबी छलांग लगाने की जरूरत मतलब है। आपके अनुसार जो घोषणा पत्र आपने देखा है, घोषणा पत्र की जो घोषणा है उसमें आप मानते हैं कि प्रदेश और आपकी केंद्र सरकार के बीच में तालमेल और वो जो उसमें विजन है, उस विजन से आप भी सहमत है? उस अकॉर्डिंगली आप प्रदेश के अंदर भी माहौल या फैसले करेंगे? प्रदेश के अंदर भी और राष्ट्रीय स्तर में भी उसका क्रियान्वयन में यदि हम लोगों की जरूरत होगी तो उसका क्रियान्वयन में हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे, सलाह देंगे। रमन सिंह जी, वाजपेयी जी की 98 में हवा थी, लोकल स्थिति थी, तो आपने लोकसभा चुनाव लड़ा और इस बार भी नरेंद्र मोदी की एक जो माहौल है और हवा है उसके अंदर आपने अपने बेटे अभिषेक को भी चुनाव मैदान में उतारा है। ये सहयोग, इस सहयोग को मैं किस तरह देखूं? 10 साल से राजनीति में काम कर रहा था अभिषेक और पिछले चुनाव में भी चर्चा हुई और इस बार पूरे लोकसभा में जो बातें आई, चर्चा आई, कार्यकर्ताओं का मूड देखा। इवन हमारे सांसद जो हैं मधुसूदन यादव, उन्होंने घर आके कहा कि ऐसा अवसर है कि इस बार यदि आप चाहें तो अभिषेक लड़ सकता है। मुझे अवसर दिया और एक कार्यकर्ताओं की मांग है, कार्यकर्ताओं की चाहत है, तो मैंने कहा ठीक है, यदि आप सब सहमत हैं तो मैंने दिल्ली से नाम भेज दीजिए। दिल्ली ने विरोधियों ने छत्तीसगढ़ में इसको तुल दिया है कि वंशवाद आपके जरिए हो, जबकि आपके मिजाज और आपके हिसाब से ये आरोप कहाँ फिट होता है और आपकी खुद की मंशा कहाँ फिट होती है? देखिए, राजनीति में आने के बारे में मैंने हमेशा कहा, संगठन जब चाहेगा
तब वो राजनीति में आएगा, संगठन में काम करता रहे। चुनाव की राजनीति में आने के लिए ज़रूरी है कि स्टेट और सेंट्रल जो हमारे लीडरशिप वो सहमत हो, और उसने 8-10 साल इंतजार किया। बाद में संगठन, स्टेट ने भी सहमति दी और केंद्र ने भी दी। उसके बाद मैंने कहा यदि हाँ संगठन तैयार है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, आपके अनुसार आपके अपने जो 10 वर्ष के राज के जो अनुभव है ये है, इनको इनपुट को लेकर कभी नरेंद्र मोदी ने आपसे बात की, या आप जो केंद्रीय उसके अंदर विचार मंथन होता हो राष्ट्रीय अध्यक्ष और इनके साथ में कुछ इनपुट की, क्या विजन होना चाहिए, किस रास्ते चलना चाहिए, कुछ ऐसा योगदान होता है क्या? लगातार बात होती है। अच्छा। नरेंद्र भाई मोदी से लगातार हम सबकी बात होती है। योजनाओं को उन्होंने स्टडी भी किया है, टीम भी भेजा। नया रायपुर को अध्ययन के लिए वहाँ उनकी टीम भी आई थी, पीडीएस को देखने के लिए उनकी टीम आई थी, और काफ़ी लोगों की टीम लगातार यहाँ रह के देखा, अलग अलग योजनाओं का अध्ययन किया, और उन्होंने कहा ये तो एक ज़बरदस्त मॉडल है, इसको क्रियान्वयन आगे हम भी करेंगे। तो ये कुछ कुछ आपके काम है जिनको उन्होंने अपने घोषणा पत्र, अपने विजन में डाला है, ये कहा जा सकता है। मुझे लगता है कि हम चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात अपने आप में एक मॉडल है, यहाँ जो बेहतर काम हुए हैं उस बेहतर काम को क्रियान्वयन, लाडली बेटी योजना लिया गया है, मध्य प्रदेश का एक सफल अभियान है। एग्रीकल्चर सेक्टर की उनके कुछ चीज़ों के लिया गया है। तो ये जब हम बैठ के सब बात करें तो पूरे राष्ट्रीय स्तर में जो जो महत्वपूर्ण विषय जिसका क्रियान्वयन करके दिखाया और साबित कर दिया, तो वो राष्ट्रीय स्तर में अब हम करेंगे। यही तो हमने पहले भी कहा था कि जो बेस्ट हमने किया है राज्य ने, उसका राष्ट्रीय स्तर में क्रियान्वयन हो सकता है। रमन सिंह जी, एक आखिरी सवाल कि आपकी जो ये तमाम सफलता, ये छठा लोकसभा, ये तीसरा लोकसभा चुनाव, 3 विधानसभा चुनाव, ये लगातार जो सफलता है, आप इसके पीछे, मैंने ये नरेंद्र मोदी से भी सवाल पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूँ, कर्म को इसका श्रेय देंगे या नियति को, भाग्य को? देखिए, आपको मेहनत करना है मगर भाग्य भी आपके साथ होना चाहिए। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मगर जब तक तकदीर भी आपके साथ ना हो, अवसर में कई बार ऊपर वाला की मेहरबानी भी होती है, मगर लगातार मेहनत सफलता के लिए जरूरी है 365 दिन काम करना। रमन सिंह जी, इस राजनीतिक भागदौड़ और इस तमाम तरह के बोझ के बीच में आप परिवार, और परिवार के अंदर खास तौर पे बेटे का, क्योंकि राजनीतिक तौर पे एक तरह से औपचारिक तौर पर लॉन्च हो रहा है, इस मुकाम पर आपका भाव क्या, सुकून भाव वाला भाव, किस तरह इस पूरी मुकाम को देखते हैं आप? अभिषेक राजनीति में यानी चुनाव के पहले मुझे काफ़ी मदद करता रहा है, और उसके साथ बैठ के काफ़ी बातें होती रही, तो शेयर भी करते रहे। अब वो अपना व्यस्त हो गया है, मगर मुझे लगता है कि परिवार के लिए समय, जिस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, ये बड़ा कठिन होता है, और परिवार को कुछ ना कुछ मिस तो करना पड़ता है कि हम लगातार हफ्ते 10 दिन चुनाव अभियान में लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको एडजस्टमेंट करने की आदत सी बन गई है, अब आदत सी हो गई है घर वालों की। जी रमन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। मेरी सेंट्रल हॉल की टीम, अजीत द्विवेदी, श्रुति व्यास की तरफ से, और ईटीवी के हेड जगदीश चंद्रा की तरफ से, थैंक यू सर, थैंक यू। हमारा प्रोग्राम अब यही खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।